नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जो कई सालों से अलग-अलग रूपों में लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्होंने ढेर सारा प्यार पाया और ये 2 लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते आए हैं पिछले 30 सालों से मैं बोलूँगा। विष्णु के अलग-अलग अवतार लिए इन्होंने और एक बार फिर से आजकल ये अलग-अलग चैनल्स पर अलग रूपों में दिख रहे हैं। तो मेरे साथ हैं मिस्टर नीतीश भारद्वाज। नीतीश जी मुझे मतलब आपका ये आपने जो मेरा ये इंट्रोडक्शन दिया पहली बार किसी ने ऐसा कहा। अलग अलग इस पे अलग अलग रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें। इट्स ट्रू दो। या जी, नमस्कार। जी। तो नमस्कार। तो इस वक़्त लॉकडाउन में हम सब एक बेहद अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में धार्मिक सीरियल्स जो लॉकडाउन की एक भक्ति धारा है, ये एक कहीं न कहीं एक एक चीज़ बताती है हमें कि जब भी अंधेरा हो तो वो उजाला भगवान का, शक्ति का हमेशा रहता है। और ऐसे में तभी ये धार्मिक सीरियल शायद ज़्यादा देखे जा रहे हैं। क्या मानना है आपको? क्यों अचानक ये पुराने सीरियल्स जो हमारी पौराणिक गाथाएँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं टेलीविज़न पर? सबसे पहले तो ये अंधेरा है, ये मानता नहीं हूं मैं अमित जी, क्योंकि ये अपने ऊपर है ना देखना, ये ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है। मैं इस कोरोना लॉकडाउन की ये जो स्थिति है, इसको एक स्वाध्याय का एक सुनहरा अवसर मानता हूं कि मुझे स्वाध्याय करने का एक अवसर मिला कि मैं कहाँ गलत जा रहा था, बीच अपने भीतर की कौन सी त्रुटियां दिख रही हैं, मैं नियमित रूप से कौन सी चीजें मुझे करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था या आलस कर रहा था, तो उन चीजों को मैं करूं। तो योग है, ध्यान धारणा है, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, रीडिंग, पुस्तकें पढ़ना, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना, ऐसी कई चीजें स्वाध्याय के माध्यम से इट्स लाइक अ मिड करियर करेक्शन, इट्स लाइक अ मिड लाइफ करेक्शन जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करते हो ना, वो ये समय मेरे लिए वो है स्वाध्याय करने का। इसलिए मेरे लिए अंधेरे का समय नहीं है। मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, वहां से मेरे पास समय ही नहीं मिलता। देखिए शाम हो गई, हाँ, करने को इतना कुछ है। तो कैसे हम अपना जीवन का दृष्टिकोण बनाते हैं, इसके ऊपर अपना जीवन निर्भर करता है। आपका जीवन आपके दृष्टिकोण और दृष्टिकोण से निकले हुए निर्णयों का परिणाम है। Your life is a result of series of decisions taken by you based on your attitudes and approach to life, है ना? तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और अंधेरा मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे मेरे स्वयं के भीतर बहुत अच्छा उजाला है। मैं सुबह बैठ के 1 घंटा इतना मस्ती में मेडिटेट करता हूँ, योगा करता हूँ और 8 बजे तो मैं अपने डेस्क पे होता हूँ काम करने के लिए। तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन आपका जो प्रश्न था, हो सकता है लोगों को ये थोड़ा मायूसी का एहसास हो रहा हो, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन 24 घंटे इस तरह से लॉकडाउन करने की स्थिति जो पहले कभी आई नहीं थी, युद्धकाल जैसी परिस्थिति है। और उसमें मुझे लगता है सारे चैनल्स ने इन हिस्टोरिकल सीरियल्स को, आप नोट कीजिए, मैं जानबूझ के इसको मिथक या माइथोलॉजिकल नहीं कह रहा, क्योंकि ये मेरे लिए मिथक नहीं है। विष्णु पुराण एक पुराण है और पुराण की तरह से लिखा गया है। रामायण महाभारत इतिहास है इस देश का, तो इसको मैं मिथक नहीं मानता। तो इसको दिखाकर एक सुनहरा अवसर चैनल्स ने देखा इसमें कि जबकि लोग भीतर बंद हैं, क्यों नहीं हम 30 वर्षों पहले जो एक आप धार्मिक ही कह लीजिए इसको, धार्मिक सीरियल्स जो हमने दिखाए थे, जिससे अपने अपने नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार टेलीविजन के माध्यम से हुआ था और लोगों ने बहुत उसको सराहा था, क्यों ना हम लोग दोबारा एक बार कर लें? क्योंकि अगली जनरेशन आ गई है, अगले 2 जनरेशन ने ये नहीं देखा है, तो एक और प्रयास कर लेते हैं। और ये एक ऐसा प्रयास है जिसको मैं मानता हूं कि और सारे टेलीविजन चैनल्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये टीआरपी गेम्स में ना पड़े,
कोई भी चैनल या कोई भी हम लोग या कोई इसमें, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव गेम नहीं है, ये एक अवसर देखकर एक अच्छा काम हम समाज के लिए कर रहे हैं, ये गेम है। बड़ा सिंपल है मेरे लिए, है ना? क्या हम जो दिखा रहे हैं उसका अच्छा असर पड़ने वाला है समाज के ऊपर? हाँ, पड़ने वाला है। हमारे पुराण हैं, हमारे रामायण महाभारत है, तो ये इन सब को दिखाने के बाद अगला जनरेशन जो है वो कुछ पाएगा, कुछ नैतिक मूल्य, अनैतिकता क्या है, नैतिकता क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये समझेगा और उसको, उस जनरेशन को, उस पीढ़ी को अपना करियर बनाने में, अपना जीवन यापन करने में अच्छे तरीके से उसका लाभ होगा। तो एक बहुत ही स्तुत्य और अभिनंदन करने जैसा एक उपक्रम है, और इसलिए वो सब सारे चैनल्स बधाई के पात्र हैं। बाकी वो टीआरपी वीआरपी वो लोग जाने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। नीतीश जी, मैं कहूँगा कि आप आई थिंक इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कृष्ण का भी किरदार निभाया, राम का भी किरदार निभाया, विष्णु का भी किरदार निभाया। मतलब जितने भी हम ले सके अपने भगवानों के नाम, तो मैं कहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतने सारे किरदार निभाने को मिले और सब एक एक करके हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप चारों तरफ मतलब विष्णु भगवान की तरह दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। मतलब यू विल स्टार्ट हेटिंग मी नाउ। अरे बहुत हो गया नीतीश भारद्वाज, जाओ यार, हटाओ इसको नीतीश भारद्वाज को। नहीं, बस शिव नहीं बन पाया, बस शिव नहीं बन पाया। और मैं मोहित रैना की बहुत सराहना करना चाहूंगा, वो उत्तम शिव है, उत्तम शिव है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो कभी ऐसा, शिव पे तो सीरियल बहुत बने, पर आपको कभी मतलब मौका नहीं मिला, या कभी आपने सोचा कि नहीं बहुत हो गया, शिव नहीं, मतलब विष्णु के ही रूप आप निभा रहे हैं? कुछ चेहरे और कुछ शरीर का, शरीर यष्टि जिसको हम कहते हैं, वो और कुछ चेहरे, वो कुछ भगवानों के लिए बने हुए रहते हैं। तो मेरा चेहरा और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा जो एक्टिंग स्टाइल, मेरी शरीर यष्टि, देह यष्टि जो है, वो शिव जी के लिए नहीं बना हूं मैं। वो मोहित रैना ही फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है जी। आपने वेटनरी डॉक्टर, हाँ, मैं नारद अवश्य करना चाहूंगा, मैं किसी दिन नारद अवश्य करना चाहूंगा, क्योंकि नारद वो हैं जो स्वयं भगवान विष्णु के एक तरह से सेवक हैं ना, और दूत हैं, भगवान विष्णु का ही काम करते हैं वो सारे, इसलिए नारायण नारायण बोलते रहते हैं। तो वो अभी तक विष्णु बना, लेकिन एक दिन किसी दिन मैं नारद अवश्य बनना चाहूंगा। जी, आजकल जो मिलेनियल्स का जो युग चल पड़ा है, वहाँ पे कुछ ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, बस आज में मोबाइल फोन तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। तो उस वक्त और अब में ये डिजिटल जो एक एडिशन हुआ है, तो इसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो क्या आपको लगता है इस डिजिटल रेवोल्यूशन में, जो शायद उस वक्त जब विष्णु पुराण या महाभारत नहीं आता था तब नहीं था, और आजकल लोगों को ये मिल गया है एनी टाइम एनीवेयर मीडियम, किसी को कुछ भी आप बोल सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ भी कह सकते हैं, फ्रीडम एक्सप्रेशन जो डिजिटल रेवोल्यूशन से मिल गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? किसी भी प्रकार की शक्ति जब आपको प्रदान की जाती है, ये डिजिटल एज जो है वो भी एक शक्ति है, एक पावर है, जो आपने कहा ना कि किसी को कुछ भी कह सकते। तो शक्ति के साथ में आपका उत्तरदायित्व भी, जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती है ना? ये हम अच्छी तरह से समझ लें। ये शक्ति तो है, लेकिन उसका कितना उपयोग करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, हमें उसका उपयोग करना है, उसको हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है, ये सारे जो विचार हैं, ये यदि दिमाग में सही हो तो हम उस शक्ति का सही रूप से उपयोग कर पाएंगे, वरना हम भटक जाएंगे। क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, भले ही वो राजनीतिक शक्ति हो, सत्ता का पावर हो, पैसे का पावर हो, वो मद और अहंकार आपको यूं दे देता है। यूं आपको हाथ में एक टूल आ गया है, आपने बोल दिया आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, उसका आपको कारण देना होगा। ये आपको
इंस्टेंट जो चीज हाथ में मिल गई है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरदायित्व आपका ये है कि वो है तो सही इंस्टेंट, लेकिन शाश्वत क्या है? आपकी सोच। आप उसके माध्यम से क्या कर रहे हो, सोच ही तो बता रहे हो। पहले क्या कर रहे थे आप? 30 साल पहले क्या कर रहे थे? फोन करके बताते थे, या फिल्म या जो अखबार के एडिटर हैं उनको पत्र लिखकर बताते थे कि ये मुझे चीज अच्छी नहीं लगी। कॉमन क्या है? सोच। आपको कन्वे करने का दूतवाहक माध्यम आपका चेंज हो गया, यह फास्ट हो गया, तो उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप संयम बरतें, और संयम के साथ में ठीक से सोच विचार करके लिखें जो लिख रहे हैं। सोच विचार करके हर उस चीज को फॉरवर्ड करें कि क्या ये सही है या गलत है। इसलिए कुछ भी फॉरवर्ड ऐसा उटपटांग आता है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं ग्रुप पे डाल देता हूं, इसकी प्रामाणिकता क्या है। मुझे कैसे मालूम ये वीडियो जो है ये अभी का वीडियो है और 4 साल पहले का नहीं है? मुझे इसकी प्रामाणिकता दो, वरना हम हानि पहुंचाएंगे समाज के किसी घटक को या किसी व्यक्ति को। और चूंकि आपको वो पावर मिल गई है, आप उसका दुरुपयोग करोगे कि मेरा अधिकार है, मैं उसका उपयोग करूंगा। उपयोग अवश्य करो, दुरुपयोग मत करो, अदरवाइज आप खुद ही भटक जाओगे, आप खुद ही भटक जाओगे, पथ भ्रष्ट हो जाओगे और इतना खो जाओगे। मैं देखता हूं, बच्चों को देखता था, ये अभी ये हमारे ही मतलब परिवार में, मित्र परिवार में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको 8 साल की 10 साल की आयु में मोबाइल्स दे दिए गए, और उनको डिनर पे बुलाओ या लंच पे बुलाओ तो वो फैमिली के साथ आते थे और आके यूं बैठ के कोने में बैठ के यूं ही कर रहे हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ काका गुड मॉर्निंग, हाँ चाचा ये। अगर ये काहे के लिए आपके हाथ में खिलौना दिया हुआ है? ये संपर्क बनाने के लिए दिया हुआ है, वो एडिशनल संपर्क होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत संपर्क यदि आपस में टूट जाए उसके कारण, और आप ये समझने लगे कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है वही सब कुछ सत्य है, तो फिर आप मानवीय संबंधों की ओर आप दुर्लक्षित उनको कर देंगे। आप उनको जो संबंध क्या चाहता है, प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना चाहता है, सौहार्द की भावना, हेलो आई एम थिंकिंग ऑफ यू, इससे नहीं आता है। आप फोन उठाइए, आपकी आवाज में जो एक कंपन होगा, आपकी आवाज में जो प्रेम होगा, वो जो खिलौना जो है वो उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि इसका सही उपयोग करना सीख लो। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखिए ना, कितने सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, आपने भी देखे होंगे। पहले एक जमाने में कहीं से किसी का फोन आता था विदेश से, तो सारे फोन के अगल बगल में बैठ जाते थे और सारा परिवार एक हो जाता था। अब क्या है, एक ही कमरे में अलग अलग सोफा सेट और कुर्सी पे बैठे हुए लोग अपने अपने फोन में झांक के देख रहे हैं। Everybody is connected to a virtual world, but they are not connected, they are disconnected within themselves. हम आपस में मित्र हो, बंधु बांधव हो, माता पिता के साथ में अपने संबंध हो, बच्चों के साथ हो, पति पत्नी हो, पति पत्नी अपने अपने फोन्स में मुंह डाल के बैठे हुए हैं और आपस में डिस्कनेक्टेड है ना। सो कहीं ना कहीं इस चीज का जितना भला करना चाहिए था मानवीय संबंधों के लिए, मुझे नहीं मालूम उतना भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संबंधों के ऊपर एक तरह से गाज अवश्य आई है और संबंध खराब अवश्य हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मालूम। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। और ये कोई नई चीज नहीं है अमित जी। वो संजय के पास तबने जो दूरदृष्टि थी ना, दिव्य दृष्टि थी, वो मैं तो समझता हूँ कि वो आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन था, जिस वैन को लेके आप लोग जाते हो कवरेज करने के लिए। क्या था वहां पे जाके कैमरे लगे हुए थे, वहां पे वो सब दिख रहा था उसको, संजय को वो देख के वो बता रहे थे।
आप मुझे बताइए, लाइव ट्रांसमिशन आप मुझे बताइए, पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, समय सूचक बाण, क्या है ये सब? समय सूचक बाण इज गाइडेड मिसाइल, ब्रह्मास्त्र एटॉमिक बॉम्ब, कोई और हाइड्रोजन बॉम्ब, कई सारी ऐसी चीजें हैं। उस जमाने में पुष्पक विमान रामायण में था, मतलब विमान की संकल्पना थी ना, विमान की संकल्पना अभी नहीं आई है राइट्स ब्रदर्स के साथ। विमान की संकल्पना थी भारद्वाज ऋषि की, उनके ऊपर एक संहिता है, एरोनॉटिक्स इंजीनियर वो थे, और भारद्वाज संहिता एरोनॉटिक्स के ऊपर हेलीकॉप्टर, तरह तरह के विमान, ये सब उसमें चित्रों के साथ में दिया हुआ है ना। तो अपने पास विज्ञान बहुत प्रगतिशील था 5000 वर्ष पहले, वो खो गया। धनुर्वेद नाम का वेद था जिसको प्रसारित नहीं किया गया। हमारी सभ्यता में सारी स्मृति श्रुति पुराणों को, श्रुति परंपरा थी हमारे यहाँ पे, हम मौखिक रूप से बोलते थे, सिखाते थे, और वैसे ही वो आगे की जनरेशन में प्रसारित किया जाता था। हमारे यहाँ पे एकदम से लिखने की परंपरा नहीं थी, वो बाद में आई। लेकिन धनुर्वेद था, आयुर्वेद था, ये सारी संहिताएं हैं, तो कहीं खो गया है। तो मेरा ये मानना है कि मैं बहुत, मतलब इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देता, और इसीलिए मैं सब कुछ जो है मैं अपने टेलीफोन से नहीं करता। केवल मेरा जो सेलफोन है वो टेलीफोन, व्हाट्सएप, और कहीं कुछ मन में कोई बात आ जाए गाड़ी में बैठे बैठे, उसको एज अ रिकॉर्डिंग यूज कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सारी चीज जो है, मैं इस इंटरव्यू को भी मैं अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा जब स्क्रीन मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं इतने से स्क्रीन में अपनी आंखों को ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके क्यों देखूं भाई? आप देखो ना आपको कितनी हानि पहुंचा रहा है वो। तो तकनीक और विज्ञान का सही उपयोग करना, ये आपके ऊपर है। जी, तो आपके हमेशा आपसे बात करके हमेशा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि जब भी आप टेलीविजन पर आते हैं, लोग हमेशा आपको हर रूप में स्वीकार करते हैं, और इसका प्रमाण है ये सीरियल, जो तमाम सीरियल्स आपके इस वक्त लोग पसंद कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह आप आज के ज़माने को इसी तरह प्रेरणा देते रहें। आपके किरदार, आपके बातें, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी। हमेशा आपसे बात करके हमें कुछ अच्छा ही लगता है, और आज भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमें और ज़्यादा देखें, और इसी तरह हमें बेहतरीन सीरियल्स और शोज देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।